आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक स्टोरीज बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद ये काफ़ी दिनों तक आपके माइंड से नहीं निकलेंगी। और ये मेरे माइंड से निकली हैं तभी मैं जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, वरना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है कि ये माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी छोड़ती हैं। यकीन मानिए, अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक कंटेंट को पसंद नहीं करते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, कोई और वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वरना चलिए मेरे साथ। वैसे यार, आज आपको आवाज़ के अंदर 19-21 का फ़र्क थोड़ा लग सकता है। क्यों? क्योंकि बुखार और जुखाम थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ हावी हो रखा है। हरियाणा में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सो उसकी चपेट में आ गया। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा इस वीडियो में, अगली बार तक मैं ठीक हो जाऊंगा। और दूसरी बात, आप भी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक काम इस लाइक बटन के साथ करिएगा। इसके ऊपर थोड़ा हाथ वगैरह ढककर इसको थोड़ा घुटन सी महसूस करवाइए, इसको भी थोड़ा बुरा लगना चाहिए, वरना आप जल्दी से इसको दबा दीजिए। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। इसके अलावा कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। हमारी पहली घटना को समझने के लिए हमें इंग्लैंड में जाना पड़ेगा और टाइम था सन 2007 का। जी हाँ, अक्टूबर 2007 में यहीं पर रहने वाले हेलेना कैरल और इसके साथ ही उनका फियोंसी जॉन कैरल, जिनकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास की थी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, दोनों एक ही साथ नौकरी कर रहे थे। और इसी नौकरी को करते करते इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करते आए थे बहुत ही लंबे टाइम से। और अब इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो चुका था कि इन्होंने सोचा क्यों ना इस पैसे को थोड़ा खर्च कोई मजा ले। तब इन्होंने प्लान बनाने शुरू किए कि आखिर हम इस पैसे के साथ क्या कर सकते हैं। पहले उनका प्लान था कि कहीं ज्वेलरी वगैरह लेकर रख लें। दूसरा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना छोटा मोटा कोई फ्लैट वगैरह ले लें, उसको रेंट पर दे देंगे, इनकम आती रहेगी। बट एट द एंड इनका यही फैसला हुआ कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और अच्छा सा वेकेशन ट्रिप बनाकर आएंगे, और ये पैसा भी खर्च हो जाएगा और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाई। प्लान बन चुका था कि वो वहां से उड़कर सीधा थाईलैंड जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे थाईलैंड को, देखेंगे कि वहां आखिर क्या क्या कल्चर है। ये दोनों लोग पहली बार थाईलैंड जाने वाले थे, इसलिए उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहां का मौसम कैसा है, वहां के कैसे लोग हैं, वहां का खान पान कैसा है। इसलिए ज्यादातर तैयारी अपनी घर से ही कर चल रहे थे। इन दोनों ने अपने अपने कपड़े पैक किए और अक्टूबर 2007 का अंत आते आते इनकी वो फ्लाइट उड़ चुकी थी और ये सीधा अब थाईलैंड पहुंच चुके थे। थाईलैंड पहुंचते ही इन्होंने एक अपना बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक किया। उस रिजॉर्ट के अंदर ही आने वाले 2-3 दिन तो इन्होंने यहीं आसपास एक्सप्लोर करते हुए बिताए। और अब तकरीबन एक हफ्ता निकल चुका था इन दोनों लोगों को पूरे थाईलैंड को एक्सप्लोर करते हुए। इनका ये ट्रिप टोटल 9 दिनों का होने वाला था। 7 दिन इन्होंने यहीं आसपास एक्सप्लोर करते हुए बिता दिए। अब 8वां दिन जो ये बिता रहे थे, तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा और ज्यादा एडवेंचरस करते हैं। यहीं पास ही में क्योसेक नेशनल पार्क भी मौजूद है और उसके अंदर नामतालू केव, नामतालू की गुफा है, और उस गुफा को एक्सप्लोर करके आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होगा। दोनों ने आपस में डिस्कस किया, दोनों ने हाँ किया और अब इन दोनों की टिकट्स भी बुक हो चुकी थी। असल में क्योसेक नेशनल पार्क तकरीबन 16 करोड़ साल पुराना वर्षावन का जंगल है और बहुत ज्यादा लोग दुनिया में इस जंगल के बारे में नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो इसके अंदर मौजूद इस नामतालू गुफा को भी अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नामतालू गुफा ही है जिसकी वजह से पूरा नेशनल पार्क फेमस है। असल में गुफा इतनी ज्यादा लंबी, इतनी ज्यादा गहरी है कि इसके अंदर जाने का एक्सपीरियंस ही अलग दुनिया में जाने जैसा होता है। और जैसे ही इन दोनों लोगों ने भी, यहाँ जॉन और हेलेना ने भी इसके बारे में पढ़ा, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस गुफा के अंदर जाने में। बहुत ज्यादा टूरिस्ट उसके अंदर नहीं जाया करते थे, क्योंकि यहां तक पहुंचना, इस नेशनल पार्क के अंदर जाना और इस गुफा तक पहुंचना कोई हलवा नहीं था। इसके रास्ते बहुत ज्यादा कठिनाई भरे, बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई के, तो आम लोग तो यहां तक जा ही नहीं सकते थे। जल्दी इन दोनों लोगों को जहां से इन्होंने टिकट बुक करवाई थी उनकी तरफ से कॉल आया कि हाँ भाई, हमारी बस आपको पिक करने के लिए आ रही है, आपके होटल के बाहर, आप तुरंत आकर वहां खड़े हो जाओ। उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ही वो बस आ गई। इस बस के अंदर ये दोनों लोग बैठ चुके थे और वो बस सीधा इनको एक बोट के पास लेकर गई, और वो बोट के अंदर बैठकर ही ये दोनों लोग सीधा उस नेशनल पार्क की तरफ जाने वाले थे। उसका एंट्रेंस आगे पानी में शुरू होने वाला था। तो जैसे ये दोनों लोग बोट में बैठे, वो बोट सीधा उसको एंट्रेंस पार्क तक लेकर गई। एंट्रेंस गेट पर पहुंचते ही ये दोनों लोग बोट से उतरे, और बोट से उतरते ही इनको सामने इनके 2 टूर गाइड खड़े हुए दिखाई दिए। उन दोनों टूर गाइड के साथ 5 और लोग भी खड़े थे, मतलब कि इनका ये पूरा ग्रुप बनने वाला था। 7 ये टोटल टूरिस्ट लोग थे और इसके अलावा 2 ये टूर गाइड थे, और ये 9 के 9 लोग अब इस पूरे नेशनल पार्क को कवर करते हुए नामतालू गुफा के अंदर जाने वाले थे, और यहीं से इनका पूरा ट्रिप शुरू होने वाला था। अब ये जो 5 लोग इन दोनों को नहीं मिले थे, इन 5 लोगों के अंदर एक पूरा परिवार, जिसके अंदर माता पिता, उन दोनों की 2 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, इसके अलावा एक 10 साल का जर्मन लड़का जो अकेला जर्मनी से घूमने के लिए यहां पर आया हुआ था। मैं तो इसको सोचकर ही हैरान हूं कि 10 साल का लड़का आ कैसे गया, उसको आने दिया किसने। खैर छोड़िए इस बात को। ये 7 के 7 लोग अपने दोनों टूर गाइड्स के साथ आगे आगे बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते इन्होंने आसपास की ब्यूटी को देखा, उस नेशनल पार्क की खूबसूरती को निहारा कि यार क्या कमाल की चीज है, आप खुद देखिए कितना सुंदर है ये।
इस पार्क के अंदर घूमते घूमते इनके टूर गाइड्स ने सातों के सातों लोगों को समझाया कि देखिए हम जिस गुफा के अंदर अभी जाने वाले हैं, नामतालु गुफा, उसके बारे में ये चीज़ खास है कि इस गुफा के अंदर से एक नदी बहती है और उस नदी का पानी कभी कभी हमारे गर्दन तक भी आ जाता है, कभी कभी हमारी कमर तक रहता है, कभी वो सूखी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि उसका पानी तकरीबन हमारी छाती तक आएगा, तो आप सभी को उस गुफा के अंदर एंटर करते ही एक रस्सी को पकड़ना है और उस रस्सी को पकड़कर ही उस पानी में आगे आगे चलना है और उस गुफा को एक्सप्लोर करना है। ये सातों लोग इस बात को समझ चुके थे कि उनको पानी में आगे चलना है। ये पूरा ग्रुप चलते चलते नामतालु गुफा की एंट्रेंस पर पहुंच चुका था और जैसे ये 9 के 9 लोग एंट्रेंस पर पहुंचे, वहां पर पार्क के गार्ड्स खड़े हुए थे और उन गार्ड से जाकर सीधा इन दोनों टूर गाइड्स ने बात करी कि देखो हमारा एक ग्रुप है, अब नामतालु गुफा के अंदर हम जाने वाले हैं, हमारी टिकट्स ये रही, तो आप चेक कर लीजिए और हमें जाने दीजिए। जैसे ये बात पार्क रेंजर्स ने सुनी, उन्होंने सीधा इन टूर गाइड्स को कह दिया कि देखो गुफा के अंदर पानी थोड़ा सा ऊंचाई पर बह रहा है, छाती से भी थोड़ा ऊपर बह रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर जाना, और वैसे भी कभी भी बारिश भी आ सकती है और अगर बारिश आई तो तुमको अंदर आवाज भी सुनाई नहीं देगी कि बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल से तो अभी अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। बट ये टूर गाइड्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि देखो यार ज्यादा हमें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे, और वैसे भी आज कोई अनुमान नहीं है बारिश आने का, क्योंकि हम चेक करके आए हैं वेदर रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बारिश आने वाली है। बट फिर भी पार्क रेंजर्स उनको समझा रहे थे कि मॉनसून का सीजन है, बारिश कभी भी आ सकती है बिना बताए, इसलिए तुम संभल कर रहना और ना ही जाओ तो बेटर रहेगा। जैसे ये बात दोनों टूर गाइड्स ने सुनी, उन्होंने आकर अपने साथों टूरिस्ट को बता दी कि देखो हमको एक गार्ड्स ने समझाया है कि बारिश कभी भी आ सकती है और अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को अंदर जाना है या नहीं जाना, क्योंकि अगर बारिश आई तो दिक्कत हो सकती है, हम अंदर ही फंस सकते हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब बारिश आई और कब यहाँ का पानी और ज्यादा बढ़ गया। तो सातों लोगों ने, सातों जो टूरिस्ट थे, उन सभी लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि देखो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एट द एंड इन सातों लोगों ने अपने अपने गाइड्स को समझा दिया कि हम जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिस्क लेंगे और अंदर जाकर इस गुफा को एक्सप्लोर करेंगे, हम इतनी दूर से इस गुफा को ही तो देखने आए हैं। हेलेना और जॉन ने सबसे पहले नामतालु गुफा के अंदर कदम रखा, उनके पीछे दोनों टूर गाइड्स और उनके पीछे बाकी के 5 टूरिस्ट चल रहे थे और ये सारे लाइन में चलते चलते जल्दी ये गुफा बहुत ज़्यादा संकरी होती गई और संकरी होते होते इनको दीवारों को पकड़ पकड़ कर आगे की तरफ चलना पड़ा और जल्दी ही इनके पैर पानी के अंदर डूबने लगे और पैरों के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो पानी बढ़कर छाती तक आ चुका था। और जैसे ही पानी छाती तक आया, टूर गाइड्स ने बता दिया कि वहां पर रस्सी लटकी हुई है, आप रस्सी को पकड़कर आगे आगे बढ़ते जाइए। ये रस्सी सीधा आपको टर्निंग पॉइंट तक लेकर जाएगी, सीधा हमें आधा पौना घंटा लगेगा उस टर्निंग पॉइंट तक जाने के लिए और वहां से हम वापस मुड़ जाएंगे और वापस इसी रस्सी को पकड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये चीज सुनी, हेलेना और जॉन ने भी रस्सी को पकड़ा, टूर गाइड्स ने भी रस्सी को पकड़ा और पीछे 5 टूरिस्ट ने भी उस रस्सी को पकड़ा और धीरे 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 करिए सारे लोग इस नामतालु गुफा के अंदर रस्सी पकड़ पकड़ कर जाने लगे। तकरीबन इस टर्निंग पॉइंट तक जाने में उनको 35 से 40 मिनट का समय लगने वाला था, बट अभी इनको सिर्फ 25 से 30 मिनटों का ही समय हुआ था। और तभी आगे आगे चल रहे हेलेना जॉन ने पीछे जिस एंट्रेंस से अभी ये लोग आए थे इस गुफा के अंदर, उस एंट्रेंस पर एक बहुत ही अजीब सी बहुत तेज आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो, कुछ हुआ हो यहाँ पर। जैसे इन सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, तभी इनको एक बहुत ही बड़ी लहर, पानी की लहर सामने से आती हुई दिखाई दी और उनको पता था कि पानी की लहर एकदम से आई हुई लहर नहीं है, ये कुछ और ही है। किसी को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। आगे आगे हेलेना जॉन चल रहे थे, उन्होंने साइड में ही मौजूद चट्टान को पकड़ा और ये दोनों लोग अब क्योंकि जवान थे तो इन दोनों को ऊपर चढ़ने में कोई खास दिक्कत भी महसूस नहीं हुई। इन दोनों ने बहुत जल्दी से उस चट्टान को पकड़ा और थोड़ी सी हाइट पर जा चुके थे। इसके अलावा पीछे जो भी 7 लोग अभी बचे हुए थे, उनके अंदर 2 टूर गाइड्स और 5 टूरिस्ट, इनको तो समझ ही नहीं आया कि आखिर करे तो करे क्या, ये पानी कहां से आया है एकदम से और ये क्या करने वाला है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, उतने में ही वो 10 साल का बच्चा और दोनों टूर गाइड्स, वो सारी की सारी लहर आई और इन तीनों लोगों को आगे की तरफ बहा कर ले गई। जबकि अभी ये चारों से जो स्विट्जरलैंड का परिवार था, जिसके अंदर 2 माता पिता और 2 लड़कियां मौजूद थी, इनको भी समझने का टाइम नहीं मिला। ये किसी तरीके से दीवार को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट 3-4 सेकंड्स के अंदर ही वो पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि ये इन चारों लोगों को भी आगे की तरफ बहा कर ले गया। कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अब इन लोगों के साथ हुआ तो हुआ क्या और आगे इनके साथ क्या होगा। और ये सारा का सारा कांड ऊपर लटके हुए हेलेना और जॉन अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे एकदम से इतना ज्यादा पानी आया और उनके सभी साथियों को बहा कर ले गया। तभी इन दोनों को यह भी महसूस हो चुका था कि ये जो पानी आया है, इससे हमारे नीचे जो पानी मौजूद है उसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी जो छत है, हम बिल्कुल छत से चिपक कर खड़े हैं, इस छत को चिपक कर यहाँ लटके हुए हैं और बहुत जल्दी ये पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा और हमें भी इस तरीके से डुबा देगा, हम भी यहीं पर मर जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हमें जो भी कुछ करना है वो समय रहते
बहते करना पड़ेगा। हेलेना और जॉन अच्छे से जानते थे कि उनके लिए समय अभी कितना ज्यादा कीमती है, तभी इन दोनों ने सोचा कि हम थोड़ा सा और भी ऊपर चढ़ सकते हैं, थोड़ी सी और हाइट पर जा सकते हैं। इन दोनों ने अपने पैरों को मारा और थोड़ा सा और ऊपर हो चुके थे, तकरीबन 6 से 7 इंच ये और ऊंचाई पर चढ़ चुके थे। बट ये इतना भी काफी नहीं था, ये पानी बहुत तेजी से ऊपर आया जा रहा था। तब यहाँ जॉन ने हेलेना से कहा कि देखो, मुझे पता है हम यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक सेफ नहीं है, ये पानी अगर इसी तरीके से आता रहा तो तकरीबन 10 से 15 मिनटों में ये हमें निगल जाएगा अपने अंदर ही और हम यहीं पर मर जाएंगे, इसलिए मुझे बाहर मदद लेने के लिए जाना पड़ेगा, तुम यहीं पर वेट करो, मैं किसी तरीके से इस बहुत तेजी से बहते हुए पानी को चीरते हुए उस रस्सी को पकड़कर आगे जाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं इस एंट्रेंस तक दोबारा से पहुंच पाऊं और मुझे वहां मदद मिल जाए और मैं तुम्हारी भी आकर मदद कर पाऊं। लेकिन हेलेना ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहो, जब तक हम यहां पर ऊपर हैं तब तक हम सेफ हैं, आगे का कुछ नहीं पता। बट फिर से जॉन ने कहा कि देखो, मुझे जाना पड़ेगा, तुम बिल्कुल भी अभी जिद मत करो, बिल्कुल भी अपना बचपना मत दिखाओ, मुझे जाना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो मैं यहां से निकलूंगा। ये कहते ही जॉन ने हेलेना को लव यू बोला और वो सीधा देखते ही उसके आगे पानी के अंदर छलांग लगा चुका था। पानी के अंदर छलांग लगाते उसने जोर जोर से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, पानी के उल्टी डायरेक्शन में वो बह रहा था और तैरते तैरते वो आगे की तरफ जाने लगा और जल्दी ही जॉन के चलते हुए हाथ पैर हेलेना की आंखों से ओझल हो चुके थे। अब बेचारी हेलेना उसी चट्टान के ऊपर अकेली लटकी हुई थी, वो पानी को देख रही है कि पानी कितनी तेजी से ऊपर की तरफ आया जा रहा है। पानी अब उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते गले तक आ चुका था और वो बिल्कुल मुश्किल से ही अपने मुंह को किसी तरीके से बाहर रख रही थी ताकि वो आसानी से सांस ले पाए। वहां अंदर एक एयर पॉकेट बन चुकी थी। एयर पॉकेट आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, एयर पॉकेट वहां बनी हुई थी और उसी एयर पॉकेट के सहारे वो सांस ले पा रही थी। लेकिन वो एयर पॉकेट भी कब तक चलती, लेकिन किसी तरीके से उसने अपने मुंह को बाहर निकाल कर रखा। उसको पता था कि बाहर जॉन मदद लेने के लिए गया है और वो कभी भी आ सकता है और उसको तब तक ही खुद को बचा कर रखना है। बेचारी वहां पर लटकी रही, वेट करती रही। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि बेचारी हेलेना उस चट्टान के ऊपर 20 घंटों तक लटकी रही और किसी तरीके से खुद को बचा कर रखा। तकरीबन 11 से 12 घंटों तक लटकने के बाद उसने देखा, नोटिस किया कि जो नीचे का पानी है वो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठना शुरू हो चुका है, उसका लेवल कम होने लगा है। तब जाकर उसको सांस में सांस आई और वो वापस अब रिलैक्स फील कर रही थी, वेट कर रही थी कि कब जॉन आएगा। बट 20 घंटों तक लटके रहने के बाद फाइनली अंदर रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्होंने जाकर हेलेना को बचाया और जैसे ही हेलेना उनकी रेस्क्यू बोट में बैठी, वो बोट बाहर आई, सीधा एंट्रेंस पर आई। एंट्रेंस पर आते ही हेलेना ने देखा कि आगे 8 ताबूत रखे हुए हैं और उनके अंदर 8 लाशें मौजूद हैं। जैसे ये चीज हेलेना ने देखी, उसको समझ नहीं आया कि उसका पति है कहां पर। वो बार बार रेस्क्यूअर से पूछ रही है कि आखिर उसका मंगेतर है कहां पर। वो बार बार रेस्क्यूअर से पूछ रही है कि मेरा मंगेतर तुम लोगों को बुलाने के लिए गया था, मेरे लिए मदद लेने के लिए गया था, आखिर वो कहां पर है। तब यहां उन रेस्क्यूअर्स ने इशारा कर दिया कि जाओ इन ताबूत के अंदर देख लो तुम्हारा कौन सा है। और जैसे ही हेलेना ने देखना शुरू किया, उसका पति वहीं पर लाश बनकर एक ताबूत के अंदर पड़ा हुआ था। और जॉन के अलावा भी 7 और लोग, जिनके अंदर 2 नोट गाइड्स, इसके अलावा 5 और टूरिस्ट, वो 10 साल का बच्चा और वो स्विट्जरलैंड का पूरा परिवार इस बहुत ही झटके से आई इस बाढ़ के अंदर मारा जा चुका था। सोच कर देखिए आप उनकी मौत किस तरीके से हुई होगी। वो पानी के साथ बहे जा रहे हैं, आइट साइड दीवारों में टक्कर खा रहे हैं, कहीं से उनको चोट लगी होगी, कहीं से उनकी हड्डियां टूटी होंगी और एट द एंड उनकी डूबने से मौत हो गई होगी। बट अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ हुआ क्यों, क्या हुआ ऐसा जो ये एकदम से इतना सारा पानी आ गया। एक्चुअल में क्योसेक नेशनल पार्क के अंदर एक बहुत ही बड़ी झील सी मौजूद है और उसी झील के ऊपर परसों रात से ही बारिश हुई जा रही थी और वो बारिश इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया कि उसका पानी भी बाहर आ सकता है। और एक्चुअल में बिल्कुल यही हुआ, वो बारिश इतनी ज्यादा होती रही कि झील का पानी ऊपर बढ़ता ही रहा और एट द एंड वो टूट गया और टूटने के साथ ही सारा पानी एकदम से नीचे की तरफ आने लगा और उसमें से ज्यादातर पानी सीधा नामतालू गुफा के अंदर घुसा और घुसते ही उसने अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ ही बहा लिया। जी हाँ, ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही था कि एक डैम ऊपर पानी से लबालब भरा हुआ है और एकदम से उसकी मेन दीवार टूट जाए और वो किस तरीके से पानी बहेगा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि उनके उस टाइम पर क्या हाल हुए होंगे। इस पूरे हादसे में सिर्फ हेलेना ही एकमात्र सर्वाइवर थी। अगर जॉन भी हेलेना की बात मानकर उस टाइम पर ना जाता, अपनी मंगेतर की बात मान लेता वो और वहीं पर लटका रहता, तो 20 घंटों बाद उसका रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाता और वो बचाया जा सकता था। बट उसने अपनी चलाई और वो कूद कर, चलो वो तो कुछ ना कुछ अच्छे ही करने की सोच रहा था, बट बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो भी तैर नहीं पाया होगा और डूबने से उसकी भी मौत हो गई। खैर, उस हादसे के बाद भी बहुत सारे हादसे इस नामतालू गुफा के अंदर हुए हैं। आज भी लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। इवन कि मॉनसून के टाइम पर भी लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। उनको पता है कि कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी फ्लैश फ्लड आ सकती है और ऐसे हादसे वहां होते रहते हैं। खैर, चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ।
हमारी इस दूसरी घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका में जाना पड़ेगा और टाइम था सन 2014 का, जब यहीं अटलांटा के आसपास रहने वाले 35 साल के डैरेन, उसको स्कूबा डाइविंग का बहुत ज़्यादा शौक था। लिटरली वो स्कूबा डाइविंग के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट था कि वो अपनी नौकरी को छोड़कर अगर कहीं भी स्कूबा डाइविंग का कॉम्पिटिशन होता तो वो अपना तामझाम सीधा अपनी कमर पर लाद कर, वही तामझाम जो सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, और अपना गियर सूट वगैरह पूरा वो पहनकर सीधा उस कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता। उसको पता था कि अगर वो नौकरी पर नहीं जाएगा तो उसकी नौकरी छूट सकती है, बट उसको अपना पैशन फॉलो करना था। वो हर जगह ऐसे ही किसी भी कंपटीशन में पहुंच जाता और वहां जाकर स्कूबा डाइविंग करता। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उसको स्कूबा डाइविंग से कितना ज्यादा प्यार था। 24 दिसंबर 2014 का दिन आ चुका था और अगले दिन क्रिसमस था और आज की रात क्रिसमस इवनिंग होने वाली थी। तो इस टाइम पर डैरेन का परिवार पूरे क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ था। उसका 15 साल का बेटा डैलन, अब ये दो अलग अलग लोग हैं, 15 साल का डैलन और 35 साल का डैरेन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, डैरेन और डैलन। तो इस डैलन ने अपने पिता डैरेन से गिफ्ट मांगा कि आप मुझे क्रिसमस पर क्या गिफ्ट दे रहे हैं। तुरंत ही डैरेन अपनी गाड़ी उठाकर सीधा मार्केट में गया और मार्केट से एक गिफ्ट पैक करवा कर लेकर आया। उसने आते ही अपने बेटे डैलन को दिया कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुरंत ही डैलन ने उसको खोलना शुरू किया और उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ही थे। मतलब कि पूरा का पूरा स्कूबा डाइविंग का सेट था। उसके अंदर स्कूबा डाइविंग का वो सूट, पीछे सिलेंडर्स वगैरह, आगे गोज मीटर्स वगैरह सब कुछ थे। तो जैसे ये चीज़ डैलन ने देखी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि वाओ, मुझे भी स्कूबा डाइविंग आप सिखाओगे, मुझे भी आप करवाओगे, मैं भी सीखूंगा, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, मैं भी अपने पिता को फॉलो करूंगा। जैसे ये चीज़ डैरेन ने सुनी उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी अपने बेटे के साथ स्कूबा डाइविंग पर जाने की। और दिए हुए इस गिफ्ट को टेस्ट करने के लिए अगले ही दिन डैरेन ने डैलन से कहा कि सुबह सुबह ही हम चलेंगे स्कूबा डाइविंग करने के लिए पास ही के झील के अंदर, और वहाँ मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर स्कूबा डाइविंग करते कैसे हैं। जैसे ये चीज़ डैलन ने सुनी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। उस रात क्रिसमस ईव पर सभी ने बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट किया और अब सुबह हो चुकी थी 25 दिसंबर 2014 की। सुबह होते ही इस बाप और बेटे की जोड़ी ने अपने अपने स्कूबा डाइवर्स के सेट उठाए और अपनी गाड़ी में रखे। दोनों आगे जाकर गाड़ी में बैठे। डैरेन गाड़ी चलाते चलाते लोकली एक डाइविंग साइट पर पहुंचा, बट जैसे ही वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा वहां पर ताला लगा हुआ था, जिसको देखकर डैरेन और डैलन दोनों ही बहुत ज्यादा उदास हुए। बट डैरेन को अपने बेटे की उदासी देख ही नहीं गई। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दूसरी डाइविंग साइट पर जाएंगे। मुझे पता है फ्लोरिडा के बिल्कुल बीच में एक ऐसी ही डाइविंग साइट बनी हुई है और वो 24 घंटे खुली होती है। वहां पर शिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं, वहां पर डाइवर्स लोग भी आते रहते हैं, तो वो 24 घंटे ओपन रहती है। हम वहां चलेंगे, वहां पर जाकर डाइविंग करेंगे। जैसी ये चीज डैरेन ने सुनी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, चलो बाबा गाड़ी लेकर वहीं चलो। जिसके बाद डैरेन सीधा गाड़ी चलाकर अपनी गाड़ी को फ्लोरिडा के बीच में से घुमाते हुए आगे की तरफ लेकर गया। जंगली इलाके के बीच में एक तालाब सा बना हुआ था, उस तालाब के बराबर में जाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से दोनों बाहर निकले। डिग्गी में रखे हुए इन दोनों ने अपने स्कूबा सेट्स को निकाला। तुरंत ही पहनकर बिल्कुल रेडी हो चुके थे डाइविंग करने के लिए। जैसे ये दोनों लोग अपने सेट्स पहनकर तैयार हुए तभी इन दोनों ने आसपास लगे हुए सारे बोर्ड्स को पढ़ना शुरू किया और उन सभी बोर्ड्स के ऊपर वार्निंग ही लिखी हुई थी कि अगर आप एक एक्सपर्ट डाइवर नहीं है, आपको पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है डाइविंग का, तो आप बिल्कुल भी इस तालाब के अंदर डाइविंग मत करिएगा। अब आप सोच कर देखिए, डैरेन तो एक पहले एक्सपर्ट डाइवर था, बट उसका बेटा डैलन, उसको तो पहली बार वो डाइविंग करवा रहा था, उसको तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बट डैलन को अपने पिता डैरेन के ऊपर विश्वास था कि हाँ उसके पिता सब कुछ सही करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब तक साथ है तो मुझे क्या ही होगा। ये दोनों इस तालाब में आगे आगे जाने लगे और वहां पर एक पूरा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था लकड़ी का। उस प्लेटफॉर्म पर चलते चलते वो तालाब के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके थे और इस प्लेटफॉर्म से ही उनको नीचे छलांग लगानी थी इस तालाब के अंदर, और तैरते तैरते इन लोगों को आगे सीधा ईगल नेस्ट में जाना था। असल में ईगल नेस्ट डाइविंग दुनिया का माउंट एवरेस्ट भी आप उसे कह सकते हैं। माना जाता है कि ये ईगल नेस्ट दुनिया की सबसे खतरनाक डाइविंग जगहों में से एक है। अब इस जगह को ईगल नेस्ट का नाम क्यों दिया गया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप उस घड़ी को लीजिए जिसके अंदर वो मिट्टी गिरती रहती है, वो टाइम के हिसाब से कि इतने टाइम के अंदर इतनी मिट्टी गिरेगी और उस पूरी मिट्टी गिर जाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पूरा हो जाएगा। अब इस घड़ी को ही आप एग्जाम्पल मानिए इस तालाब का। इस घड़ी में ऊपर वाला जो इलाका है, ऊपर वाला जो एक कप सा बना हुआ है, ये तो तालाब है। इसमें जो नीचे बीच में छोटी सी गुफा बनी हुई है, छोटी सी संकरी सी जगह बनी हुई है, ये गुफा है। और इस घड़ी में जो नीचे वाला कप है, जो उल्टा कप है जिसके अंदर मिट्टी गिरती है, इस तालाब में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ केव सिस्टम बना हुआ था। ऊपर जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, ये तालाब तो वो जो घड़ी का ऊपरी इलाका है। इस तालाब के बिल्कुल बीच में से एक बहुत ही संकरी सी गुफा नीचे की तरफ जाती है और नीचे जाते ही ये इतनी ज्यादा खुली सी हो जाती है कि वहां आपको कुछ भी दिखाई दे नहीं देगा, सिर्फ वहां पानी और पानी ही मौजूद होगा। और इसी वजह से इसे ईगल नेस्ट का नाम दिया गया है। यहां पर डाइविंग करने वाले लोगों को खास तरह की हिदायतें दी जाती हैं कि जैसे ही वो गुफा में इस एंटर करें और नीचे
बॉल रूम में पहुंचे। नीचे वाला जो इलाका है उसको बॉल रूम कहा जाता है। और जैसे ही वो लोग बॉल रूम में पहुंचे, वहां जाते ही अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन कर ले, वहां आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और यहीं से आपको वापस भी मुड़कर ऊपर ही जाना है। इसके अलावा आप यहां कहीं और जगह तैरने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आप रास्ता भूल जाएं, रास्ता भटक जाएं। क्यों? क्योंकि ऊपर से आने वाली सनलाइट नीचे दिखाई नहीं देती। बॉल रूम तक पहुंचते वो बिल्कुल फेड हो जाती है। वहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही। जिन लोगों ने असल में इस बॉल रूम के अंदर डाइविंग की है, उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस से कि वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आप आउटर स्पेस में आ गए हो, किसी और ही दुनिया में आ गए हो। वहां ना आपको ग्रेविटी फील होगी, ना आपको कोई और शोर शराबा सुनाई देगा, ना आपको कोई जानवर दिखाई देगा, ना आपको कोई इंसान दिखाई देगा। वो बिल्कुल गुप अंधेरा, सिर्फ आप और आपकी टॉर्च और आपके ऑक्सीजन सिलेंडर ही आपको बचा कर रखेंगे। इस तालाब के अंदर से वो जो गुफा बहुत ही पतली सी, बहुत ही संकरी सी, जिसके अंदर से एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी नीचे या फिर ऊपर आ सकता है, वो गुफा तकरीबन 130 फीट लंबी है, 130 फीट गहरी है। और उसके बाद ही वो नीचे बॉल रूम शुरू होता है। और उस बॉल रूम के अंदर एंटर होते ही नीचे एक बहुत ही बड़ा साइन बोर्ड भी लगाया गया है। और उस साइन बोर्ड के ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस बोर्ड से ज्यादा दूर मत जाइएगा। इस बोर्ड से अगर दूर गए तो आप अपनी मौत को बुलावा देंगे, आप अपनी मौत से खुद को बचाइए। इस बॉल रूम के अंदर आते ही इस बोर्ड को हाथ लगाकर वापस मुड़ जाइए, इससे आगे जाना खतरनाक है। खैर, उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर ही खड़े होकर डैरेन ने अपना मोबाइल भी एक बार निकाला और वहां पर अपनी पत्नी को मैसेज किया कि हम ईगल नेस्ट के अंदर डाइव करने वाले हैं, इसलिए हमारा फोन भी ऑफ रहेगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये कहकर डैरेन वापस गाड़ी तक आया, उसने अपना फोन गाड़ी में रखा, वापस भागकर प्लेटफॉर्म में गया और दोनों लोग यानी कि बाप और बेटा अब सीधा इस तालाब के अंदर छलांग लगा चुके थे। छलांग लगाते ही इन दोनों ने अपने वही ऑक्सीजन मास्क के अंदर जो माउथ पीस होता है, जो सीधा ऑक्सीजन सप्लाई करता है सिलेंडर से, वो इन दोनों ने अपने मुंह में लगा रखा था और तैरते तैरते अपनी टॉर्च ऑन करके ये इस तालाब की गहराइयों में जा रहे थे। तालाब की गहराइयों में जाते जाते इन दोनों को वही एंट्रेंस पॉइंट दिखाई दिया, उसी गुफा का जो 130 फीट सीधा नीचे गहराई में जाते हुए बॉल रूम तक जा रही थी। ये एंट्रेंस डैरेन ने जैसे ही देखा, उसने डैलन को इशारा किया कि हमें इसी पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ जाना है और हम सीधा बॉल रूम में पहुंच जाएंगे। अब शाम होने वाली थी और घर पर मौजूद डैरेन की पत्नी बार बार डैरेन को फोन करने की कोशिश कर रही थी, बट डैरेन फोन ही नहीं उठा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका फोन तो गाड़ी में ही बज रहा था, कौन उठाएगा? डैरेन तो नीचे तालाब में मौजूद था। तो जैसे ही ये चीज होने लगी, बार बार डैरेन को फोन किए जा रही थी उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा टेंशन हुई। वो सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में गई, वहां जाकर बताया कि उसका पति इसी तरीके से उसके बेटे के साथ डाइविंग करने के लिए गया था, बट अभी तक वो वापस नहीं आए और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। वो ईगल नेस्ट में डाइविंग करने के लिए गए हुए हैं, आप प्लीज जाकर वहां देखिए और हमारी मदद करिएगा। डैरेन की पत्नी के साथ पुलिस वाले सीधा इस ईगल नेस्ट पर पहुंचे। वहीं पर प्रोफेशनल डाइवर्स को भी बुलाया गया, उन सभी ने अपने अपने सूट पहने और वो नीचे जाकर अब डैरेन और डैलन दोनों को ही खोजने वाले थे। नीचे जाते जाते उन्होंने वही एंट्रेंस हॉल देखा जो उस गुफा का था और वो सीधा नीचे 130 फीट गहराई में ईगल नेस्ट में जाने वाला था। और सीधा ये सारे के सारे प्रोफेशनल डाइवर्स नीचे होते हुए उसी संकरे से हॉल से, संकरे से पॉइंट से नीचे की तरफ जाने लगे और 130 फीट डाइव करने के बाद नीचे वही उसी बॉल रूम में पहुंच चुके थे जहां से ये ईगल नेस्ट शुरू होता है। और जैसे इन सभी लोगों ने अपनी अपनी फ्लैशलाइट इधर उधर घुमानी शुरू करी, तभी इन लोगों को वही बोर्ड दिखाई दिया, जो वार्निंग बोर्ड वहां एकमात्र लगा हुआ है। और उसी वार्निंग बोर्ड के जस्ट बराबर में ही ऊपर की तरफ एक आदमी तैर रहा था। जी हाँ, वो कुछ इस तरीके से ऊपर दीवार से चिपका हुआ था। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, बॉल रूम कुछ ऐसा ये ऊपर की तरफ और आदमी कुछ इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट पर बिल्कुल चिपका हुआ था दीवार से। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी, वो एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि डैलन ही था। जैसे ही इन लोगों ने डैलन को देखा, उन्होंने डैलन को हिलाने की कोशिश करी, बट डैलन के अंदर कोई भी हरकत मौजूद नहीं थी। इसके अलावा डैलन ने जो स्कूबा डाइविंग का सूट पहना हुआ था, उसके अंदर एक इमरजेंसी इन्फ्लेटेबल पंख लगे होते हैं। मतलब कि आप सोच कर देखिए, उसके अंदर एक झटके में हवा सी भर जाती है और वो फूल से जाते हैं और बंदा अपने आप ही तैरकर ऊपर की तरफ चला जाता है। और डैलन के सूट के भी इन्फ्लेटेबल पंख वहां खुले हुए थे। और जैसे ये चीज इन बचावकर्ता ने देखी, वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ डैलन के साथ बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, वो मर चुका है। वो डैलन की बॉडी को पकड़कर सीधा उसी संकरे रास्ते से ऊपर की तरफ होते हुए तालाब में ऊपर सतह पर आए और बाहर ले जाकर डैलन की बॉडी को रखा। तब जाकर डैरेन की पत्नी ने बताया कि इसके अलावा भी डैरेन मौजूद है, ये तो मेरा बेटा है और इसकी लाश है, ये मर गया, इसके साथ आखिर क्या हुआ? वो रोते रोते पूछ रही थी कि आखिर उसका पति कहां पर है। वापस ये सारे के सारे डाइवर्स नीचे कूदे, उसी संकरे से हॉल से, संकरे से एंट्रेंस पॉइंट से होते हुए नीचे 130 फीट की गहराई में बॉल रूम तक पहुंचे और इधर उधर देखने लगे कि आखिर डैरेन है कहां पर। और थोड़ी देर तक डैरेन को इधर उधर ढूंढने के बाद तकरीबन वहां से 70 से 80 फुट दूर, मतलब कि जो एंट्रेंस पॉइंट था इस गुफा का नीचे वाली साइड से, उससे तकरीबन 70 से 80 फुट दूर उनको डैरेन की भी लाश ऊपर
चिपकी हुई मिली दीवार से। और जैसे उन्होंने डैरेन की लाश को देखा, उसके भी इन्फ्लेटेबल विंग्स खुले हुए थे और उसको भी पकड़ कर बचाव करता टीम सीधा उसी एंट्रेंस पॉइंट पर पहुंची और उसको भी ऊपर सतह तक लाया गया और सतह पर ले जाकर उसको भी लेटाया गया। तब जाकर यहाँ समझ में आया कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ। लिटरली इन दोनों की मौत जो हुई वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है। अगर आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना अब आप सुनिए कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ। जैसे ही बचाव करता टीम ने इन दोनों के गेजेस को देखा, मतलब कि स्कूबा डाइविंग सूट में एक गहराई का मीटर लगा होता है कि आप आखिर पानी में कितनी गहराई पर मौजूद हैं, और इन दोनों के ही सूट्स के ऊपर लगा हुआ मीटर यह दिखा रहा था कि ये दोनों ही लोग असल में 230 फीट की गहराई को भी टच करके आए हैं। मतलब ये बॉल रूम में जैसे ही एंटर हुए 130 फीट तो वो हो गया, मतलब कि वो जो पूरा संकरा रास्ता 130 फीट का, उसके अलावा भी ये 100 फुट और ज्यादा नीचे की तरफ गए। मतलब कि 130 फीट की गहराई में जो भी डाइविंग करते हैं उसको रिक्रिएशनल डाइविंग कहा जाता है और वो किसी हद तक सुरक्षित भी मानी जाती है। बट इससे आगे की अगर डाइविंग करनी है, इससे ज्यादा गहराई में डाइविंग करनी है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। बट यहां तो एक 15 साल का बच्चा ये काम कर रहा था। क्या हो सकता था इनके साथ और क्या हुआ इनके साथ, आप जरा दिमाग लगाकर देखिए, वरना मैं तो आपको बताऊंगा ही। अब आपको अगर ना पता हो तो 130 फीट की गहराई से ज्यादा में डाइविंग करने के लिए आपको एक स्पेशल तरह की गैस चाहिए होती है। नॉर्मल ऑक्सीजन में सांस नहीं ली जा सकती, इसीलिए स्पेशल तरह की गैस सिलेंडर्स उसमें बनाए जाते हैं और उन स्कूबा डाइवर्स को दिए जाते हैं, जिनको पहनकर वो 130 फीट से ज्यादा की गहराई में डाइविंग करते हैं। इसके अलावा स्पेशल तरह की ट्रेनिंग भी इन लोगों को दी जाती है जो इससे ज्यादा की गहराई में डाइविंग करते हो। इसके अलावा स्पेशल तरह के इक्विपमेंट्स भी उनके पास होते हैं जो इस तरीके की डाइविंग करते हैं। बट ये तीनों ही चीजें डैरेन और डेलन इन दोनों में से किसी के भी पास नहीं थी। अब हुआ ये होगा कि जैसे ये दोनों लोग उस संकरे से रास्ते से होते हुए नीचे आए होंगे, बॉल रूम में पहुंचे होंगे, ये एक्चुअल में लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ गए और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जाते रहे। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये तकरीबन 230 फीट की गहराई पर हो चुके हैं। और इस गहराई पर आते आते अगर आपको वो स्पेशल तरह की गैस ना मिले, नाइट्रोजन मिक्स ऑक्सीजन ना मिले, तब असल में नाइट्रोजन नार्कोसिस हो जाता है। और ये बीमारी कुछ और नहीं बल्कि कुछ ऐसा ही है जैसे दारू का नशा होता है, वैसे ही नशा सा होने लगता है। दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए दिमाग वो चीजें सोचना बंद कर देता है जो उसको सोचनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हुआ। 230 फीट की गहराई में इन दोनों के दिमाग ने सही से काम करना बंद कर दिया। इन दोनों के ही दिमाग तक ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रही थी, जिस वजह से इन दोनों ने अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के गेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि कितनी गैस उनके पास बची हुई है और वो कितने फीट की गहराई पर मौजूद है। बट अपना काम अच्छे से करने के बाद ये लोग वापिस आने लगे होंगे और वापिस आते आते सबसे पहले डेलन यानी कि डैरेन के बेटे डेलन के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की गैस खत्म हुई होगी। और ऐसा इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि कुछ ऐसे सबूत हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। उसने अपने पिता को दिखाया होगा कि मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस खत्म हो गई है और हमें जल्दी से जल्दी ऊपर चलना पड़ेगा। जैसे ये चीज उसके पिता ने देखी होगी कि उसके बेटे की गैस सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी है, तो डैरेन ने अपने मुंह से अपना माउथ पीस निकाल कर सीधा अपने बेटे के मुंह में रखा होगा। इसी को बडी ब्रीदिंग कहा जाता है। अगर दो लोग डाइविंग कर रहे हो, उनमें से एक की गैस खत्म हो जाए तो दूसरा व्यक्ति मदद करने के लिए अपने मुंह से वो मास्क निकालकर दूसरे व्यक्ति के मुंह में लगा देता है और ये दोनों लोग थोड़ी थोड़ी सांस लेते लेते ऊपर चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ ये भी करने वाले थे। बट इसी पॉइंट पर आते आते डैरेन ने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसके भी गैस सिलेंडर की गैस खत्म होने वाली है। और लिटरली क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये लोग लगभग पहुंच ही चुके थे उस एंट्रेंस पर, मतलब कि उस गुफा में पहुंच ही चुके थे। इनको बस स्ट्रेट 130 फीट ऊपर जाना था और वो लोग सतह पर आ जाते। बट इससे पहले ही एंट्रेंस से तकरीबन 60 से 70 फुट पहले ही डैरेन के गैस सिलेंडर की भी गैस खत्म हो गई। और एंड में जब डेलन ने यानी कि उसके बेटे ने अपने पिता के माउथ पीस से आखिरी बार बहुत गहरी सांस भरी होगी, उसी सांस को दबाकर वो आगे की तरफ तैरता आया। बट वो भी एंट्रेंस तक नहीं पहुंच पाया। एंट्रेंस से तकरीबन 6 से 7 फुट पहले ही उसकी भी सांस निकल गई और वो भी पानी के अंदर डूबकर वहीं मर गया। उसके पिता तो तकरीबन 60 से 70 फुट दूर ही वहां अपने प्राण त्याग चुके थे। सोच कर देखिए आप इन दोनों लोगों के साथ क्या हुआ होगा। ये लोग कैसा फील कर रहे होंगे कि उनकी जिंदगी सामने है, 60 से 70 फुट है, जबकि डेलन की जिंदगी तो तकरीबन 6 से 7 फीट ही है। वो अगर थोड़ी देर और अपनी सांस दबा लेता और किसी तरीके से जल्दी जल्दी पहुंचकर 130 फीट ऊपर चढ़ जाता तो कम से कम डेलन को तो बचाया जा सकता था। बट इन दोनों के साथ जो हुआ वो सच में बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक था। अब आप सोच ही सकते हैं कि आखिर ये ईगल नेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। आज तक कुल टोटल 12 से 13 लोग इस ईगल नेस्ट के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, बट फिर भी इतनी सारी वार्निंग्स लगाई गई हैं,
गुफा के अंदर नीचे ईगल नेस्ट के अंदर भी वो वार्निंग बोर्ड लगाया गया है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस ना होते हुए भी इसके अंदर कूदते हैं, नीचे जाते हैं और नीचे जाकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनको कोई अंदाजा ही नहीं है कि आखिर ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी फुटेज तो यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि असल में वो संकरी सी गुफा कैसी है और नीचे वो बॉल रूम कैसा है। आप जरा इस चीज को देख लीजिए। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है ये कि नीचे बॉल रूम कैसा है और वो एंट्रेंस गुफा कैसी, वो पतली सी नीचे लोग कैसे जाते हैं, चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ देखनी है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में ये चीज़ डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टोरी कौन सी लगी। नीचे कमेंट्स में आपकी राय जाननी है मुझे, और किस तरीके से इन दोनों ही एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता था। एक वो थाईलैंड वाला और दूसरा ये ईगल नेस्ट वाला। आप मुझे बताइए आखिर यहाँ क्या क्या और हो सकता था, आपकी राय मुझे जाननी है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट साहिल कंबोज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।